प्रिय मित्रों, आज हम लोग राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में अध्ययन करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में अध्ययन करने से पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक कितने तरह की होती है। देखिए, बहुआयामी गरीबी सूचकांक दो तरह की होती है। एक होती है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक और एक होती है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी क्या है? तो ये है कि जब लोग बहुत तरह से गरीब होते हैं, पोषण की कमी हो गई, स्वच्छता की कमी, पेयजल की कमी, स्कूली शिक्षा की कमी, खाने में ईंधन की दिक्कत, तो इस तरह से तमाम आधारों से जब गरीबी आ जाती है तो उसी को हम कहते हैं बहुआयामी गरीबी। तो इसका उद्देश्य क्या है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य है एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करना। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है यह सूचकांक, और यह पहला सूचकांक है जो जारी किया गया है। थोड़ा सा और बात करते हैं इसके संदर्भ में। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक परियोजना यानी नेशनल एमपीआई प्रोजेक्ट का उद्देश्य वैश्विक रूप से स्वीकार्य होने के साथ साथ भारत की स्थिति के अनुरूप एक सूचकांक का निर्माण करना है। इस परियोजना का व्यापक उद्देश्य वैश्विक एमपीआई रैंकिंग्स में भारत की स्थिति में सुधार करना है। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई के कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग नोडल मंत्रालय है। तो थोड़ा सा नीति आयोग के संबंध में समझ लेते हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, पहला है, और यह वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के तर्ज पर तैयार किया गया है। अगर हम नीति आयोग के बारे में चर्चा करें तो नीति आयोग में नीति शब्द का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया था प्लानिंग कमीशन के स्थान पर। तो प्लानिंग कमीशन को हटा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी स्थापना की थी नीति आयोग की। इसका लक्ष्य है टू फॉस्टर इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस बाय स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। यानी इसका उद्देश्य है कि भारत के जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके द्वारा पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को, जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का भी पार्टिसिपेशन, यानी स्टेट गवर्नमेंट भी इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में पार्ट लें, ये इसका उद्देश्य है। इसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के चेयरपर्सन होंगे। इसके 6 पिलर होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में। इसके कंपोजिशन को आप देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होता है, फिर वाइस चेयरमैन होते हैं। जैसे इस समय वाइस चेयरमैन या चेयरपर्सन यानी जिनको उपाध्यक्ष कहते हैं वो हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। दरअसल राजीव कुमार ने इस्तीफा दे दिया तो उनके बाद में उन्हीं के स्थान पर डॉक्टर सुमन के बेरी जी आए, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष हैं। और देख सकते हैं रीजनल काउंसिल मेंबर्स होते हैं, 4 एक्स ऑफिसर मेंबर्स होते हैं, स्पेशल इन्विटीज़ भी होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, फुल टाइम एंड पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, फिर उसके बाद गवर्निंग काउंसिल मेंबर्स होते हैं। तो ये पूरा नीति आयोग का कंपोजिशन, ये संगठन है। नीति आयोग का संगठन देख लीजिएगा। ये हैं डॉक्टर सुमन के बेरी, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष हैं। इससे पहले राजीव कुमार जी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और उससे भी पहले अरविंद पनगड़िया थे। अभी तक 3 ही लोग नीति आयोग के उपाध्यक्ष हुए हैं। पहले हैं अरविंद कुमार पनगड़िया, दूसरे हैं राजीव कुमार, और वर्तमान में और तीसरे नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। इमेज में डॉक्टर सुमन के बेरी।
इसके बाद एमपीआई के बारे में और बात करते हैं। एमपीआई के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नीति आयोग वैश्विक एमपीआई का प्रकाशन करने वाली एजेंसियों जैसे ओपीएचआई, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव तथा यूएनडीपी के साथ समन्वय करने हेतु उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की उनके निष्पादन के आधार पर रैंकिंग तैयार करने का उत्तरदायित्व भी नीति आयोग का ही है। राष्ट्रीय एमपीआई विकसित करने के अंतर मंत्रालयीय इंटरमिनिस्ट्रियल प्रयास को सांस्थानिक दर्जा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने एमपीआईसीसी यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है, जिसमें 12 मंत्रालय एवं विभाग हैं। तो ध्यान रखिएगा कि एमपीआई ने एमपीआईसीसी का गठन किया है, जिसमें 12 मंत्रालय और विभाग शामिल हैं। इसके बाद देखते हैं कुछ ज़रूरी फैक्ट को। तो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि इसे हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। इसके बाद इसका जो है प्रथम राष्ट्रीय एमपीआई बेस लाइन रिपोर्ट एवं डैशबोर्ड इसका टाइटल है। इसमें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 2015-16 यानी NFHS 4 2015-16 के आंकड़ों के आधार पर इसको तैयार किया गया है। यानी कि इस राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में डाटा NFHS 4 2015-16 से लिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लोबल एमपीआई में 10 डायमीटर थे, जैसे चाइल्ड मॉर्टेलिटी है, न्यूट्रिशन है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है, स्कूल अटेंडेंस है, कुकिंग फ्यूल है, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, हाउसिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है और एसेट्स। तो ये 10 पैरामीटर राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भी लिए गए हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 और लिए गए हैं। इसके आधार पर इसके अतिरिक्त डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी में हेल्थ की प्रॉब्लम, एजुकेशन, इससे भी एक डायमेंशन लिया गया है पॉवर्टी का, गरीबी का। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और लिविंग स्टैंडर्ड यानी जीवन का जो स्टैंडर्ड है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसके जितने इंडिकेटर्स हैं 10 आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद देखिए ये 10 इंडिकेटर्स हैं जो कि इधर जो दिखाया गया है ये वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का है, और इधर जो दिखाया गया है यानी कि राइट साइड में जो दिखाया गया है वो भारत सरकार का नीति आयोग का राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के डायमेंशंस हैं। तो देख सकते हैं कि हेल्थ में 3 आते हैं। हेल्थ में 3 डायमेंशन है, न्यूट्रिशन यानी पोषण, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मॉर्टेलिटी यानी कि बच्चा और किशोर की जो मृत्यु दर है, एंटीनेटल केयर इसका मतलब होता है प्रसव पूर्व देखभाल, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल। और तो ये देखिए पहले हेल्थ में 3 है, न्यूट्रिशन, चाइल्ड एंड एडोलसेंट मॉर्टेलिटी, एंटीनेटल केयर। इसके बाद एजुकेशन में 2 हैं, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, और ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी जीवन के स्टैंडर्ड। तो उसमें क्या क्या है, कुकिंग फ्यूल है, सैनिटेशन यानी कि कुकिंग फ्यूल यानी कि जो ईंधन होते हैं पकाने के लिए ईंधन, सैनिटेशन यानी कि साफ़ सफाई, पेयजल, बिजली और घर, संपत्तियां, बैंक अकाउंट। तो इस तरह से आपके 7 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, 2 एजुकेशन के डायमेंशन हैं और ये 3 हेल्थ के हैं, और इस तरह से पूरा 12 डायमेंशन है जो कि नीति आयोग ने एडॉप्ट किया है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्माण 3 आयामों पर हुआ है। वे हैं स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रहन सहन का स्तर।
तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का निर्माण 3 आयामों में विभक्त 12 संकेतकों के आधार पर किया गया है। इसमें 10 संकेतक तो वही हैं जो वैश्विक एमपीआई मॉडल में शामिल है, साथ ही भारतीय परिस्थिति के अनुरूप 2 नए संकेतकों प्रसव पूर्व देखभाल यानी एंटीनेटल केयर एवं बैंक खाता यानी बैंक अकाउंट्स को भी जगह दी गई है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और तथ्यों को। देखिए, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ग्लोबल एमपीआई प्रोजेक्ट्स हैं। इसके बाद एमपीआई पैरामीटर प्रोग्रेस डैशबोर्ड को आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के माध्यम से न केवल राज्यों के स्तर पर बल्कि जिला स्तर पर भी 12 संकेतकों में गरीबी का आकलन प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्रीय एमपीआई के अनुसार भारत की 25.01% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। तो ध्यान रखना है इस फैक्ट को कि नेशनल एमपीआई के अनुसार भारत की 25.01% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है, यानी मल्टी डायमेंशनली पुअर है। इसके बाद देखते हैं हम लोग सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले शीर्ष 5 राज्य। तो वे हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय और असम। इसके बाद केरल सबसे कम बहुआयामी गरीब जनसंख्या वाला राज्य है। केरल में बहुआयामी गरीब जनसंख्या है 0.71%। केंद्र शासित प्रदेशों की दृष्टि से दादरा एवं नागर हवेली में बहुआयामी गरीब जनसंख्या सर्वाधिक, जबकि पुदुचेरी में सबसे कम है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो दादरा एवं नागर हवेली है वहाँ पर 27.36% बहुआयामी गरीब जनसंख्या है और पुदुचेरी में सबसे कम 1.72% बहुआयामी गरीब जनसंख्या। तो इस बात को याद रखना है। इसके बाद देखिए अदर इंडिकेटर्स देख लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की 37.79% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। तो उत्तर प्रदेश की कितनी जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है? 37.79% यानी 37.79%। उत्तर प्रदेश का एमपीआई स्कोर 0.18 है। ध्यान रखिएगा, यूपी का एमपीआई स्कोर है 0.18। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 44.32%, जबकि शहरी क्षेत्र में 18.07% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है। तो ध्यान रखना है कि यूपी का जो रूरल एरिया है वहाँ पर 44.32% और जबकि अर्बन एरिया में 18.07% जनसंख्या मल्टी डायमेंशनली पुअर है। इसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा डाटा देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले 5 ज़िले हैं उनको आप समझ लीजिए। सबसे पहले है श्रावस्ती, फिर बहराइच, बलरामपुर, खीरी और गोंडा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 का जिक्र किया गया है। चलिए अब हम लोग श्रावस्ती के संदर्भ में देख लेते हैं। देखिए, अगर हम श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती जो है उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा से लगा हुआ एवं नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य है। नेपाल से 7 राज्य सीमा साझा करते हैं, जो कि हैं क्रम से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं। ट्रिक है, महासिद्ध बलराम के श्राप से बहरा लखन भूत बना। महा से महाराजगंज, सिद्ध से सिद्धार्थनगर, बलराम से बलरामपुर, श्राप से श्रावस्ती, बहरा से बहराइच, लखन से लखीमपुर खीरी, भूत से पीलीभीत। तो नेपाल से सटे हुए उत्तर प्रदेश के सभी 7 जिलों को याद करने के लिए युक्ति है, महासिद्ध बलराम के श्राप से बहरा लखन भूत बना। एक और युक्ति याद रख सकते हैं,
महाराज सिद्धार्थ बलराम ने सस्ती वाली खीर पी ली और बहरा हो गया। महाराज से महाराजगंज, सिद्धार्थ से सिद्धार्थनगर, बलराम से बलरामपुर, सस्ती से श्रावस्ती, खीर से लखीमपुर खीरी, पीली से पीलीभीत और बहरा से बहराइच। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला। अगर हम इसकी बात करें तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है श्रावस्ती। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला भी कौन सा है आपका, ये श्रावस्ती है। ठीक है। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला भी श्रावस्ती है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला श्रावस्ती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर साक्षरता से संबंधित जितने भी आंकड़े हैं सब न्यूनतम हैं। इसके बाद हम लोग और अगर बात करें तो सर्वाधिक व न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाले जिले क्रमशः बदायूं और श्रावस्ती हैं। यानी कि सर्वाधिक वैधानिक नगरों की संख्या तो बदायूं में है, लेकिन न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाला जिला श्रावस्ती है। सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशतता वाला जिला श्रावस्ती है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला श्रावस्ती है। और श्रावस्ती क्या है, न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला है, न्यूनतम साक्षरों की संख्या वाला जिला है। देवी पाटन मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, जिसमें से श्रावस्ती भी सम्मिलित है। वे 4 जिले हैं जो देवी पाटन मंडल के अंतर्गत आते हैं, वे हैं बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती। देवी पाटन मंडल का मुख्यालय गोंडा है। तो ध्यान रखिएगा, देवी पाटन मंडल का मुख्यालय गोंडा है। उसमें 4 जिले सम्मिलित हैं, जिसमें से श्रावस्ती भी एक है। कौशल महाजनपद की अवस्थिति आप जानते हैं अवध क्षेत्र में। इसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। इसकी 2 राजधानियाँ थी, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग की राजधानी। उत्तरी भाग की राजधानी साकेत यानी अयोध्या में थी, दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती में ही थी। तो ध्यान रखिएगा कि कौशल महाजनपद की दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती में थी। श्रावस्ती जिले में महेत नाम का एक स्थान है, वहीं पर थी। इसके बाद हम थोड़ा सा और बात करें तो यूपी के महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थलों में से एक नाम श्रावस्ती का भी लिया जाता है। तृतीय तीर्थंकर भगवान संभवनाथ से संबंधित एवं विख्यात शोभनाथ मंदिर से संबंधित स्थल यहाँ पर पाया गया है। यूपी उत्सव या महोत्सव एवं संबंधित जिले की बात करें तो बौद्ध महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। अन्य परीक्षा उपयोगी अगर तथ्यों की बात करें तो यहाँ पर तो जिला कारागार अंबेडकर नगर का उद्घाटन 9 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री ने किया। इसके अतिरिक्त श्रावस्ती, संत कबीर नगर तथा प्रयागराज में जिला कारागार का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो जिला कारागार का निर्माण कार्य भी चल रहा है श्रावस्ती में, संत कबीर नगर में भी चल रहा है और प्रयागराज में भी चल रहा है। चाइना मंदिर है यहाँ पर। इसके बाद पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना के रूप में चयनित आकांक्षात्मक जिले में श्रावस्ती सम्मिलित है। कौन कौन से सम्मिलित हैं, एक तो श्रावस्ती सम्मिलित है, बहराइच है, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर, फतेहपुर, चंदौली, चित्रकूट, सीतापुर एवं गोंडा, इतने जिले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना के रूप में चयनित आकांक्षात्मक जिले हैं। उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2022 में भी इसका जिक्र है। तो उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021 के अंतर्गत कैपिटल सब्सिडी में ये आता है। तो कैपिटल सब्सिडी कैसे दी गई, बुंदेलखंड व पूर्वांचल में 25% दिया गया है, मध्यांचल में 20% और पश्चिमांचल में 15% दिया गया है। और पर्यटन नीति के प्रमुख परिपथ में भी श्रावस्ती का नाम आता है। जैसे बौद्ध परिपथ में श्रावस्ती का नाम आता है। भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थलों को बौद्ध परिपथ कहा जाता है, तो बौद्ध परिपथ भी श्रावस्ती है। इसके बाद हम लोग अगर बहराइच की बात करें तो बहराइच भी आप जानते हैं कि दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाला जिला है। तो बहराइच में चित्तौरा झील है, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों में चित्तौरा झील का नाम आता है। सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला बहराइच है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं संबंधित जिले में भी इसका नाम आता है। सैयद सालार उर्स यानी सैयद सालार मेला बहराइच में ही लगता है। यूपी के राज्यसभा और लोकसभा संबंधी तथ्यों की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रदेश में लोकसभा हेतु आरक्षित सीटें हैं। सुप्रीम कोर्ट एससी के लिए
यानी कि शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के लिए प्रदेश में लोकसभा हेतु आरक्षित सीटें हैं। 17 सीटें आरक्षित हैं। तो उन 17 सीटों में इसका बहराइच का नाम आता है। और 17 सीटें हैं नगीना, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, शाहजहांपुर, हरदोई, मिश्रिख, मोहनलालगंज, इटावा, जालौन, कौशाम्बी, बाराबंकी, बहराइच, बांसगांव, लालगंज, मछली शहर और रॉबर्ट्सगंज। तो इतने जो है अनुसूचित जातियों के लिए प्रदेश में लोकसभा है तो आरक्षित सीटें 17 सीटें, जिसमें से एक नाम बहराइच का आता है, ध्यान रखिएगा। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह है, इसीलिए यहाँ पर सैयद सालार उर्स भी लगता है। इसके बाद साहित्य भूषण सम्मान बहराइच के कुछ विद्वानों को मिला है। 2.5 लाख रुपए साहित्य भूषण सम्मान दिया जाता है। वे विद्वान है रामकरण मिश्र सैलानी, बहराइच से ही हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बहराइच की, तो बहराइच में इतनी ही बातें थी मुख्य तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद फिर हम आते हैं बलरामपुर की बात कर लेते हैं। बलरामपुर आप जानते हैं कि तीसरा सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाला जिला है। तो बलरामपुर में क्या है, एक जिला एक उत्पाद योजना है, यानी ODOP का प्रमुख उत्पाद यहाँ पर एक उत्पाद यहाँ का भी है। खाद्य प्रसंस्करण में दालों को लिया गया है बलरामपुर से। तो यहाँ का ODOP में यहाँ का प्रोडक्ट है दाल, उसी को जो है लिया गया, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देवी पाटन मेला लगता है, यानी कि आपका जो है प्रमुख मेले एवं संबंधित जिलों में, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेलों एवं संबंधित जिलों में बलरामपुर का नाम आता है, देवी पाटन मेला लगता है। और यहाँ पर देवी पाटन यानी पाटेश्वरी देवी का मंदिर भी है, इसलिए भी यहाँ देवी पाटन मेला लगता है। इसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं, बलरामपुर में चीनी मिल्स हैं। और इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं लखीमपुर खीरी की बात कर लेते हैं। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश के बहुआयामी गरीबी वाले 5 जिलों में ये आता है, चौथे नंबर पर आता है। तो अब हम लोग लखीमपुर खीरी की बात करते हैं। ये क्या है, प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यानी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर पाया जाता है। जिसके लिए आप ट्रिक याद रख सकते हैं कि दूध से खीर बनती है, तो दूध से ही खीर बनती है जानते हैं, तो दूध से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और खीर से लखीमपुर खीरी, ठीक है। इसके बाद गोमती नदी का जो अपवाह क्षेत्र है, वो भी उसका एक अपवाह क्षेत्र लखीमपुर खीरी है, ध्यान रखना है। तो गोमती नदी का अपवाह क्षेत्र की अगर बात करें तो गोमती नदी बहती है पीलीभीत से, शाहजहांपुर से, खीरी से, सीतापुर से, लखनऊ से, सुल्तानपुर से, जौनपुर एवं गाजीपुर आदि जगहों से बहती है। तो गोमती नदी का एक अपवाह क्षेत्र लखीमपुर खीरी भी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं और आगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले एवं संबंधित जिलों में इसका नाम आता है। यहाँ पर गोला गोकर्णनाथ मेला लगता है और गोला गोकर्णनाथ मंदिर भी यहाँ पर है, तो इसे ध्यान रखना है। इसके बाद अगर और बात करें लखीमपुर खीरी की, तो गोकुल पुरस्कार में पहला पुरस्कार दुग्ध संघ के लिए दिया गया, जो कि लखीमपुर खीरी का ही एक दुग्ध समिति थी, बेलवा मोती। तो लखीमपुर खीरी की दुग्ध समिति बेलवा मोती के सदस्य वरुण सिंह को ये पुरस्कार दिया गया है। और द्वितीय पुरस्कार दुग्ध संघ को दिया गया है। गोरखपुर की दुग्ध समिति माहोपार के सदस्य धीरेन्द्र सिंह को द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद फिर देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लखीमपुर खीरी में है। फिर हम लोग गोंडा की बात करते हैं। पार्वती अर्गा वन्यजीव विहार गोंडा में ही पाया जाता है। यह उत्तर प्रदेश का पक्षी विहार है। उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार 14 हैं, जिसमें से एक गोंडा में भी पाया जाता है, पार्वती अर्गा पक्षी वन्यजीव विहार। इसके अलावा यूपी के रामसर आर्द्रभूमि स्थलों में से एक आर्द्रभूमि स्थल गोंडा में है, वही पार्वती अर्गा पक्षी वन्यजीव विहार ही है,
जो कि रामसर आर्द्रभूमि स्थल में सम्मिलित किया गया है। इसके बाद अभयारण्य की बात कर लें तो पार्वती अर्गा अभयारण्य यहाँ पर पाया जाता है। इसके बाद फिर हम और आगे अगर बात करें तो साहित्य भूषण सम्मान, जिसकी पुरस्कार राशि है 2.5 लाख रुपए, इसे गोंडा के सतीश आर्य को दिया गया है। इसी तरह से गोंडा के ही शिवाकांत मिश्र विद्रोही को साहित्य भूषण सम्मान दिया गया है। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक और न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले 5 जिले। तो सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले 5 जिले हैं श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, खीरी और गोंडा। तो चलिए हम लोग अपनी उस महत्वपूर्ण युक्ति को देख लेते हैं जिसके माध्यम से आप उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले 5 जिलों को याद रख सकते हैं। हमारी युक्ति है, यूपी की गरीब बस्ती में बहरा, बलराम, खीर और अंडा खाता है। यूपी से यूपी के सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले 5 जिले। गरीब से बहुआयामी गरीबी, बस्ती से श्रावस्ती, बहरा से बहराइच, बलराम से बलरामपुर, खीर से खीरी, अंडा से गोंडा। तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। निगडोर है वो कुर्बानी की, उम्मीद उन्हीं से रोशन है। हर निवाले से रिश्ता उसका, घर में उसी से है पोषण है। जब वक्त पड़ा था सख्त कहीं तो इसने सब्र से काम लिया। खाली ना रहने दी थाली, जिस थाली को इसने थाम लिया। जब वक्त पड़ा था सख्त कहीं तो इसने सब्र से काम लिया। खाली ना रहने दी थाली, जिस थाली को इसने थाम लिया। खुशहाली की जो खाई कसम, कोई चेहरा न फिर मुरझाने दिया। खेतों में सजा दी हरियाली और फसलों को लहलहाने दिया। डोर है वो कुर्बानी की, उम्मीद उन्हीं से रोशन है। हर निवाले से रिश्ता उसका, घर में उसी से है पोषण है। मेहनत से सींच के मिट्टी को खेतों के नाम जवानी लिखी। खलिहानों में रौनक भर कर किसान ने अपनी कहानी लिखी। निगडोर है वो कुर्बानी की, उम्मीद उन्हीं से रोशन है। हर निवाले से रिश्ता उसका, घर में उसी से